बुल ट्रैकर्स हो तो 26 सितंबर को मार्केट ने ऑल टाइम हाई का लेवल बनाया और उसके बाद से मार्केट्स लगातार गिर रहे हैं। अगर हम देखें तो अब तक निफ्टी ऑल टाइम हाई से करीब 8% गिर गया है, लेकिन ये 8% का फॉल जो है वो सिर्फ एक ट्रेलर है। असली कहानी आपको तब पता चलेगी जब आप इस फॉल के माइनर डिटेल्स को स्टडी करेंगे, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो अब बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं, उनके दिमाग में ये चल रहा है कि आखिर मार्केट में इतनी ज़्यादा गिरावट क्यों हो रही है और क्यों एफआईआईज इतनी ज़्यादा सेलिंग कर रहे हैं। क्या इन सब का कारण ट्रंप अंकल तो नहीं है? ज़्यादातर लोग इस बात को नहीं मानेंगे कि ट्रंप अंकल इस फॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि ट्रंप को लोग एक प्रो मार्केट पर्सनालिटी के रूप में जानते हैं। तो हम इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ ही इस बारे में भी बात करेंगे कि आगे इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए और मार्केट में आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम कुछ फाइनर डिटेल्स के बारे में समझते हैं कि आखिर मार्केट में क्या हो रहा है। तो अगर हम इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी करीब 8% गिर गया है, लेकिन सरप्राइजिंगली जो मिड कैप है वो कम गिरे हैं, करीब 6.1%। और अगर आप स्मॉल कैप्स की बात करें तो वो और भी कम गिरे हैं, करीब 3.1%। और अगर आप कितने स्टॉक्स गिरे हैं अगर इसकी स्टडी करेंगे तो आप मानेंगे कि आप पाएंगे कि 70% स्टॉक्स जो है एक्चुअली इस डिक्लाइन में गिरे हैं, इस फॉल में गिरे हैं। और सबसे ज़्यादा अगर आप देखें तो लार्ज कैप स्टॉक्स जो हैं करीब 90% लार्ज कैप स्टॉक्स इस फॉल में गिरे हैं और 80% मिड कैप स्टॉक्स इस फॉल में गिरे हैं और 70% स्मॉल कैप्स के स्टॉक्स इसमें गिरे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो भी रिसेंट टाइम्स में जिन्होंने भी पोर्टफोलियो में बनाया है, जो भी स्टॉक्स में पोजीशन बनाई है, उनके पोर्टफोलियोज डेफिनेटली ब्लीड कर रहे हैं। और पोर्टफोलियो के बारे में भी हम आगे बात करने वाले हैं, कुछ मैं उससे रिलेटेड डेटा भी आपको दिखाऊंगा। तो अगर हम इंडिया के टॉप 200 स्टॉक्स की स्टडी करें तो हम वहाँ पर हमें क्या मिलता है, तो अगर आप देखें तो करीब 200 में से 120 स्टॉक 120 स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने करीब 20% या उससे कम का फॉल दिया है। मैं टॉप 200 कंपनीज की बात कर रहा हूं, उसमें से 120 स्टॉक की बात कर रहा हूं जो 0 से 20% का फॉल दिया है। ज़्यादातर जो हैं डबल डिजिट के फॉल दिए हैं। और अगर हम नेक्स्ट बात करें तो 76 स्टॉक्स ऐसे हैं जो 20% से 40% का फॉल दिया है। और 40% से भी ज़्यादा की अगर हम बात करें तो 4 स्टॉक्स ऐसे हैं 200 में से, टॉप 200 में से, जिन्होंने 40% से ज़्यादा का फॉल दिया है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ जो टॉप के अंडर परफॉर्मर्स है, जो टॉप 200 कंपनीज है, उसमें से अगर जो टॉप के जो कंपनीज जिन्होंने सबसे ज़्यादा फॉल दी है उसके लिस्ट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और इसमें जो सबसे पेनफुल बात इन्वेस्टर्स के लिए ये है कि अगर आप देखें जो रिटेल के फेवरेट स्टॉक्स थे, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, उन स्टॉक्स को देखें तो किस तरीके से रिटेल के जो फेवरेट स्टॉक्स हैं उसमें गिरावट हो रही है। कोचिन शिपयार्ड रिटेल का बहुत ही फेवरेट स्टॉक, जिसको हमने बहुत ही लोअर लेवल्स पे 2 साल पहले रिकमेंड किया था, उसमें भी 50% की गिरावट हो गई है। येस बैंक में 38% की गिरावट हो गई। टाटा मोटर्स, हर रिटेल के पोर्टफोलियो में टाटा मोटर्स का स्टॉक है, 32% का फॉल। और इसी तरीके से डी मार्ट और कई सारी ऐसी कंपनी हैं, आइडिया, जो आप देख सकते हैं जिसमें डबल डिजिट 30, 40, 50% तक का फॉल हमें देखने को मिल रहा है। तो मार्केट्स क्यों गिर रहे हैं? तो मार्केट्स के गिरने का रीज़न कोई सरप्राइजिंग नहीं है, आप सबको पता है कि एफआईआई सेलिंग कर रहे हैं। और जिस डर के बारे में मैं लगातार आप लोगों से बोलता था कि इस मार्केट को इस भ्रम में ना रहें कि डीआईआईज चला रहे हैं, रिटेल चला रहे हैं, दरअसल एफआईआईज ही चला रहे हैं, एफआईआईज ही चला रहे थे। और एफआईआईज जब चाहते हैं वो आपको प्रॉफिट देते हैं और जब चाहते हैं वो आपके प्रॉफिट से पैसा निकाल लेते हैं। तो जो आपको अपनी स्क्रीन पर पैसा दिखता है दरअसल वो एफआईआईज का ही पैसा होता है और वो जब चाहे उसे निकाल लेते हैं, जो कि अभी हम इस वक्त देख रहे हैं। तो नवंबर में ही अगर आप देखें तो अब तक नवंबर के अभी करीब 7-8 जो ट्रेडिंग डेज हुए हैं उसमें 20,000 करोड़ की
सेलिंग हो गई और पहली बार इस कैलेंडर ईयर में जो FIIs हैं वो नेट सेलर बने हुए हैं। उन्होंने करीब 13,400 करोड़ की अब तक इस कैलेंडर ईयर में सेलिंग कर दी है। और अक्टूबर के महीने की बात करें तो ये तो भैया उन्होंने बहुत एक तरीके से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 13.5 बिलियन डॉलर्स की सेलिंग उन्होंने सिर्फ अक्टूबर में ही कर डाली, जो कि करीब करीब 1,14,000 करोड़ का अमाउंट बनता है। और ऐसा मत आप सोचिए कि FII सिर्फ इंडिया में ही सेलिंग कर रहे हैं, वो जितने भी इमर्जिंग मार्केट्स हैं, ब्राज़ील, चाइना, इंडोनेशिया, सभी में कर रहे हैं, लेकिन इंडिया में सबसे ज़्यादा सेलिंग कर रहे हैं। ताइवान को अगर आप छोड़ दें तो सारे इमर्जिंग मार्केट्स में अक्रॉस द बोर्ड जो FIIs है वो सेलिंग कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं ये मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। तो FIIs इंडियन मार्केट्स को क्यों सेल कर रहे हैं इतना ज़्यादा, तो देखिए कई सारी चीज़ें एक साथ मार्केट में सरफेस हुई। पहला ये कि रिजल्ट सीज़न को अगर आप देखें तो बहुत ही जो रिजल्ट्स जो हैं हम अच्छे तो नहीं कहेंगे, बुरे ही कहेंगे। इनफैक्ट जो एक्सपेक्टेशन थी उससे भी ख़राब जो हैं रिजल्ट्स आए हैं, जिसके बारे में मैं लगातार आप लोगों को वार्न भी करता रहता कि इकोनॉमिक डेटा और कंपनी के रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं दिख रहे हैं। तो इतने हाई वैल्यूएशंस पे ख़रीदने का रीज़न नहीं बनता है। तो एक तरीके से होता है कि शायद FIIs होपफुल रहे हो कि शायद हालात सुधरेंगे, लेकिन अब जो सिचुएशन आई इस क्वार्टर में हमें देखने को मिल रही है, शायद उन्होंने अपना पेशेंस को लूज़ कर दिया है। और मैं रिजल्ट्स और इकॉनमी से डेटा भी कुछ आगे आपके साथ शेयर करूंगा। तो कंजम्पशन में फॉल हो रहा है, रूरल और अगर आप अर्बन सेक्टर्स में देखें तो वहाँ भी कंजम्पशन में फॉल हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर FMCG की बात करूँ, हम सब FMCG के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं जो पैकेज प्रोडक्ट्स होते हैं। तो उसमें अगर आप देखिए तो इस साल सिर्फ 2.8% का ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। तो जब ग्रो ही नहीं कर रहा है मतलब इकॉनमी इज़ नॉट ग्रोइंग। और पिछले साल अगर आप देखें तब भी जो ग्रोथ उसका गिर ही रहा था तो 11% था। तो 11% ग्रोथ से हम 2.8% पे आ गए। क्या हम अगले साल इसे नेगेटिव में भी देखेंगे, मुझे नहीं पता, आने वाला टाइम ही बताएगा। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं कि ऑटोमोबाइल्स, मारुति का अगर आप देखें तो 5% का डिक्लाइन हुआ है उनके जो रेवेन्यू में। और हुंडई में भी अगर आप देखें उनकी भी गाड़ियां कुछ खास नहीं बिकी, करीब 1.1% का ही, सॉरी लेस देन 1% का, करीब 0.8% का ग्रोथ हमें वहाँ देखने को मिला है। तो चाहे रूरल हो चाहे अर्बन हो, दोनों सेक्टर्स में कंजम्पशन में फॉल हुआ है, जिसका खामियाजा इंडियन कंपनीज को भुगतना पड़ रहा है। एक तो ये फंडामेंटल्स का रीज़न था जिसकी वजह से FII सेलर बन रहे हैं, लेकिन दोस्तों ये एक कोई सरप्राइजिंग चीज़ नहीं थी। सारे FIIs जो है इकॉनमी और कंपनीज का डेटा ट्रैक करते हैं, उनको पता था कि कंजम्पशन में कुछ खास नहीं है। तो ऐसा कोई ये सरप्राइज़ नहीं था, ना मेरे लिए भी सरप्राइज़ था, ना उनके लिए भी सरप्राइज़ था, ना आप में से जो लोग भी इकॉनमी की डेटा को ट्रैक करते हैं उनके लिए भी ये सरप्राइजिंग नहीं था। तो अचानक से वो इतनी सेलिंग क्यों बन गए, क्यों FIIs इतनी सेलिंग करने लगे? कहीं इसका रीज़न ट्रंप अंकल तो नहीं है। देखिए दोस्तों, FIIs जो होते हैं इनके पास दुनिया के जो सबसे इन्फ्लुएंशियल, सबसे ताकतवर लोग हैं उनका पैसा होता है। और उनके जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो कई गवर्नमेंट एजेंसीज जो के साथ भी होते हैं, तो उनको अंदर की खबर होती है। दोस्तों अगर आप मेरे वीडियोस को ट्रैक कर रहे हैं तो लोकसभा वीडियो से पहले भी मैंने आपके साथ ये शेयर किया था कि शायद FIIs को ये खबर है कि उनको जो हमारी करंट जो गवर्नमेंट है उसको फुल मेजॉरिटी नहीं मिलेगी, इसी वजह से वो सेलर बन गए थे। और ये कोई बहुत बड़ी सरप्राइज़ की बात नहीं होगी कि उनको ये भी खबर होगी कि ट्रंप अंकल जीतने वाले हैं और उसके बाद वो क्या पॉलिसी में चेंज करने वाले हैं, शायद उसका भी उनको कुछ अंदाज़ा होगा, जिसकी वजह से वो इतने जो ज़्यादा सेलिंग उन्होंने न सिर्फ इंडिया बल्कि पूरी की पूरी इमर्जिंग मार्केट में की है। तो चलिए, अगर FIIs को पता था कि ट्रंप जीतने वाले हैं, पर ट्रंप तो प्रो मार्केट है, तो क्यों मार्केट जो है इतना ज़्यादा गिरेगा? क्यों ट्रंप जो है मार्केट के लिए एक नेगेटिव फैक्टर साबित हो रहे हैं? अगर हम इसको स्टडी करें, थोड़ा हम इसको ध्यान से देखें, अगर आप देखें तो ट्रंप की जो पॉलिसीज़ है उसके केंद्र में क्या आता है? 3 उनके प्रॉमिसेस हैं या जो उनका विजन है। पहला ये टैरिफ,
टैरिफ के बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। दूसरा ये टैक्स कट्स, और तीसरा जो है मास डिपोर्टेशन ऑफ इलीगल जो यूएसए में जो घुसे हुए हैं लोग, जो इलीगली एंटर किए हैं, उनका मास डिपोर्टेशन। तो इसी के बेसिस पर वो इलेक्शन भी लड़े और इसी के बेसिस जो ये उनका जो इकोनॉमिक विजन भी है। तो अब टैरिफ कैसे इंडिया के अगेंस्ट में काम कर सकता है? देखिए, टैरिफ का जो उनका विजन है वो ये है कि अमेरिका जो भी इंपोर्ट्स करता है वो उस पर टैक्स लगाएंगे। टैक्स लगाएंगे तो क्या होगा कि अमेरिका जो बहुत ज़्यादा फिर वहाँ से वो इंपोर्ट नहीं करेगा और उनकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज को बढ़ावा मिलेगा। ये उनका ब्रॉडर विजन है जो कि वो कहते हैं अमेरिका फर्स्ट। तो अब जब उन्होंने ट्रंप, उनका जो पहला शासन था, उन्होंने भी वो किया था, लेकिन उसका इम्पैक्ट मार्केट में इतना ज़्यादा नहीं पड़ा। उन्होंने चाइना पर टैरिफ लगाया, लेकिन चाइना भी कम नहीं था। उसने क्या किया, अपनी करेंसी को डिवैल्यू कर दिया। इसकी वजह से वो बैलेंस आउट हो गया। तो अमेरिका में उसका कुछ खास फर्क नहीं पड़ा और मार्केट में भी उसका खास फर्क नहीं पड़ा। जो उनके इन्फ्लेशन का डेटा है उसमें भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इस बार वो क्या करने वाले हैं? इस बार भी वो टैरिफ बढ़ाएंगे? उनकी बातों से तो लग रहा है कि बढ़ाएंगे। और वो न सिर्फ इंडिया बल्कि चाइना को तो पनिश करेंगे ही करेंगे, इंडिया को भी नहीं छोड़ेंगे। अगर आप उनकी स्पीच को ट्रैक कर रहे हैं तो उन्होंने इंडिया को टैरिफ किंग के नाम से कहा था, उनको जो नामकरण किया था इंडिया का टैरिफ किंग, और साथ ही ये कहा था कि इंडिया इज़ द बिगेस्ट टैरिफ अब्यूज़र। तो क्या वो इंडियन कंपनीज को पनिश करने वाले हैं? और अगर करेंगे तो उसका सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा? आईटी सर्विसेज की कंपनीज को होगा। तो हमारे डोमेस्टिक कंजम्पशन जो है बढ़ नहीं रही है, इकोनॉमी का डेटा कुछ खास प्रॉमिसिंग आ नहीं रहा है, और अगर हमारे एक्सपोर्ट्स हिट हुए तो उसका सबसे ज़्यादा नुकसान जो है आईटी सर्विसेज कंपनीज को और साथ में फार्मास्यूटिकल की कंपनीज को होगा। और साथ ही उन्होंने चाइना का जो उनका विजन है कि वो 60 to 100% इम्पोर्ट्स के पे वहाँ पे टैक्सेशन लगाएंगे और चाइनीज़ कंपनीज को मारेंगे। अब देखना है कि चाइनीज़ कंपनीज क्या करती हैं, लेकिन इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है कि अगर उन्होंने इंपोर्ट्स में टैक्सेस बढ़ाए तो वहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। और ये देखना वाली बात है कि क्या वो ऐसा करेंगे, क्या वो इन्फ्लेशन को एक बार फिर बढ़ाएंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत दिनों के बाद जो है यूएसए में थोड़ा कंट्रोल में आता हुआ दिख रहा है। दूसरा जो उनका जो प्रॉमिस है वो है टैक्स कट। कॉर्पोरेट टैक्स को वो काटेंगे, वो बार बार कहते हैं, पिछले बार भी उन्होंने काटा था और इस बार भी काटा है। तो उससे क्या होगा? अमेरिकन कंपनीज ज़्यादा प्रॉफिटेबल होंगी। तो क्या इसी वजह से तो ऐसा तो नहीं कि इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकल कर अमेरिकन मार्केट्स में जा रहा है? और अगर आप देखें उसका इम्पैक्ट देखिए, अभी जो अमेरिकन मार्केट्स हैं वो इंडियन मार्केट्स को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। और अगर जो उनका जो फेवरेट है एलॉन मस्क, उसकी कंपनी को देखें तो भैया उसमें तो 30% इसी हफ्ते स्टॉक बढ़ गया और 8% की अभी रिसेंट उसमें मूवमेंट देखने को मिली है। तो एक तरीके से अगर आप देखें तो जो एलॉन मस्क अमेरिका के A2 हैं, जैसे हमारे इंडिया में A2 है तो वहाँ के वो A2 है, और ऐसा लगता है कि सीधा सीधा फ़ायदा उनको होने वाला है। तो क्या और भी कंपनीज़ में इस तरीके की ग्रोथ देखने को मिलेगी? शेयर मार्केट्स में उनके शेयर प्राइजेस में इतनी बढ़त देखने को मिलेगी? क्या इसी वजह से FIIs जो है इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकालकर वापस अमेरिका में ले जा रहे हैं? ऐसा लगता है डेटा को देखकर। तो बेसिकली अगर हम इसको डिकोड करें तो यही हो रहा है कि भाई अमेरिका में हो सकता है अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसीज़ आए, वहाँ के कंपनीज़ ज़्यादा ग्रो करेंगी, वहाँ की इकॉनमी ज़्यादा ग्रो करेगी, टैक्स कट्स भी वहाँ हो रहे हैं, तो क्यों ना इंडियन मार्केट से पैसा निकाल कर वहाँ ले जाया जाए, क्योंकि इंडियन मार्केट्स ओवर वैल्यूड हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी फ़िलहाल नहीं दिख पा रही है। साथ ही चाइना की स्टिमुलस की खबर है, तो वो भी एक वेट एंड वॉच मोड में है कि चाइना क्या करता है। अगर उनके आप 1 ट्रिलियन का जो उन्होंने अभी स्टिमुलस अनाउंस किया, अगर उसको देखें तो बहुत ज़्यादा मार्केट में उससे फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादातर पैसा जो है गवर्नमेंट के डेट्स को क्लियर करने के लिए, उनको एक्सटेंड करने के लिए किया जाएगा। तो एक्चुअल मार्केट में उसका बहुत कम आएगा। तो अब इतने सारे अनसर्टेनिटीज़ हैं और इतनी चीज़ें हो रही हैं, तो ऐसा लगता है कि FIIs एक बार अपने पैसे को निकाल कर प्रॉफिट बुकिंग करके ले जा रहे हैं। अब क्या वो फ्यूचर में वापस इंडिया में आएंगे? जैसा कि पास्ट में
उन्होंने किया, कई बार उन्होंने एग्जिट करके वापस एंट्री की। ये देखने वाली बात है, ये अभी नहीं प्रेडिक्ट किया जा सकता जब तक कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट नहीं बन जाते फॉर्मली और अपनी जो उनका विजन है उसको इम्प्लीमेंट करना नहीं शुरू करते हैं। तो वहाँ हमें देखना है कि वो क्या करते हैं। साथ ही चाइना कितना मार्केट फ्रेंडली स्टिमुलस देता है ये भी देखना है। तो इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रख के ही एफआईआईज डिसाइड करेंगे कि इंडिया में वापस आना है कि नहीं, कितना आना है। मैं आपको एक और खबर दे देता हूँ कि ऐसा नहीं है कि एफआईआईज पूरी एग्जिट ही कर रहे हैं। अगर आप न्यू एफआईआईज का रजिस्ट्रेशन का डेटा देखेंगे तो करीब 40-50 न्यू एफआईआईज भी रजिस्टर किए हैं। तो ये अभी हम भी वेट एंड वॉच मोड में हैं और एफआईआईज भी वेट एंड वॉच मोड में हैं। फिलहाल वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं और आने वाले टाइम में वो हमें देखना पड़ेगा कि वो वापस आते हैं या नहीं आते हैं। तो अब एज एन इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए और आगे मार्केट में क्या होना चाहिए, आइए पहले इसके बारे में बात कर लेते। देखिए अभी मार्केट में क्या करना चाहिए, इतनी गिरावट हो रही है। अगर आप देखें तो किन स्टॉक में सबसे ज़्यादा गिरावट हो रही थी, जिन स्टॉक्स में रिटेल का सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन था, जिन स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा रैली हुई थी, जिनका वैल्यूएशन फंडामेंटल्स को छोड़ के बहुत आगे चला गया था, उन स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा गिरावट हो रही है, जिसे हम कहते हैं कोर्स करेक्शन। अगर आप हमारे 2024 का पोर्टफोलियो जो कि हमने जून में पब्लिश किया था उसका परफॉर्मेंस देखें तो वहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, ज़्यादातर स्टॉक्स काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, कई उसमें ऑल टाइम हाई लेवल के आसपास भी हैं और गिरावट भी हुई है। तो मैक्सिमम जो गिरावट हमें देखने को मिली है वो 7% की ही देखने को मिली है। अब ये पोर्टफोलियो मार्केट को आउट परफॉर्म क्यों कर रहा है, क्योंकि हमने ऐसे स्टॉक्स को पिक किए जिसमें रिटेल का पार्टिसिपेशन कम से कम है, जिसका सेक्टर का आउटलुक हमें अच्छा लगता है और जिसके स्टॉक्स के फंडामेंटल्स यानी कि उसकी वैल्यूएशन हमें अच्छी लगती है। तो अगर आप इस फॉर्मूला पे चलेंगे तो फ्यूचर में आपको अगर शॉक लगता है, पेन लगता है, तो वो इतना ज़्यादा नहीं लगेगा। इसलिए जस्ट बिकॉज ए कंपनी इज़ डूइंग वेल, उसका अच्छा ब्रांड है, अच्छे मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, सब लोग खरीद रहे हैं, तो उसे हमें नहीं खरीदना है। हमें देखना है कि हम किस प्राइस पर खरीद रहे हैं, वही की है आपके सक्सेस का। अगर आप फोमो से ग्रसित हैं कि भाई नहीं मुझे तो खरीदना है, हर कोई खरीद रहा है, हर कोई पैसे बना रहा है, तो वही होगा जो इस वक्त आपके साथ हो रहा है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो आने वाले दिनों में मार्केट्स में क्या हो रहा है। देखिए मार्केट में सेलिंग चल रही है 1 महीने से, काफ़ी इंडेक्स तो बहुत नहीं गिरे लेकिन स्टॉक्स काफ़ी गिर गए हैं। इवेंट भी हमारे ख़त्म हो गए, जैसे जो बड़ा इवेंट था फेड रेट कट्स करेगा कि नहीं करेगा वो भी हट गया। इसके बाद आप यूएस का प्रेसिडेंट का इलेक्शन था वो भी हो गया। तो अनसर्टेनिटी के फैक्टर्स अब हट गए हैं। अब एक ही अनसर्टेनिटी का फैक्टर है चाइना का स्टिमुलस। रिजल्ट सीजन भी ऑलमोस्ट इट इज़ गेटिंग ओवर। तो ओवरऑल अभी देखें तो अनसर्टेनिटी एक हट गई है, जिसको भाई लॉस होना था हो गया, जिसको प्रॉफिट बुक करना था बुक कर लिया। तो ऐसा लगता है कि मार्केट इज़ गेटिंग रेडी फॉर अ बाउंस। तो आने वाले कुछ दिनों में ऐसा पॉसिबल है कि एक बाउंस होगा और बाउंस होने के 2 कारण हैं। पहला जैसे कि मैंने बताया इवेंट हट गया और दूसरा अभी तो भैया और लोगों को भी लूटना है, इतनी आसानी से थोड़ी छोड़ेंगे, तो उनको भी तो फंसाना है। जो बचे खुचे लोग हैं जो मार्केट में नहीं घुस पाए, अब वो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं कि अब हमें घुसना है, तो उन्हें भी तो लूटना है। तो जब तक वो नहीं लूटेंगे तब तक मार्केट कैसे गिरेगा। तो एक बाउंस का स्टेज सेट हो रहा है। मुझे लगता है ये चाइना स्टिमुलस की एक बार खबर पक्की हो जाएगी तो हमें एक मीनिंगफुल बाउंस भी दिखेगा। हो सकता है कि हम यहाँ से 500-700 पॉइंट की रिकवरी भी कर लें, हो सकता है थोड़ा नीचे गिर के करें या इमीडिएटली यहाँ से भी कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी इज़ देयर। जैसे कि मैंने कहा चाइना का जो स्टिमुलस है वो एक बड़ा फैक्टर है जो डिसाइड करेगा कि बाउंस कितना होगा और कब होगा। तो इसलिए मेरा सुझाव ये है कि इस वक्त आप अपने पोर्टफोलियो को गौर से देखें, क्या आपके स्टॉक्स मार्केट को अंडर परफॉर्म कर रहे हैं कि आउट परफॉर्म कर रहे हैं, क्या वो मार्केट से ज़्यादा गिरे हैं। तो अगर मार्केट से ज़्यादा गिरे हैं तो वो वीक स्टॉक्स हैं, तो हमें उन स्टॉक्स से निकलने का या पोजीशन को थोड़ा लाइट करने का सोचना चाहिए अगर उनके फंडामेंटल्स प्राइस को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। और अगर कम गिरे हैं तो आप देखिए कि क्या जब रैली हो रही थी क्या उस वक्त वो चढ़े भी कम थे, तो इसका मतलब वो लो बेटा स्टॉक्स हैं, तो उसमें भी हमें थोड़ा सोच समझ कर
उसमें बने रहना चाहिए। तो हम ऐसे स्टॉक्स में बनना चाहेंगे जो रैली हो रही थी तो ज़्यादा बढ़े और जब फॉल हो रहा है तो कम बढ़े। कोई भी स्टॉक्स इस वक्त जो नई ऊंचाइयों को छू रहा है तो उसमें लगता है कि कुछ प्रॉमिस है, तो इस तरीके से आप स्टॉक्स को फिल्टर कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किस सेक्टर का स्टॉक है, सेक्टर को आपको मिस नहीं करना है। दोस्तों आप जानते हैं कि हमारा सेक्टर, फेवरेट सेक्टर हेल्थ केयर है और उस सेक्टर में आने वाले कई डिकेड्स में तक मुझे लगता है कि उसमें काफ़ी कुछ होने वाला है। तो अगर लॉन्ग टर्म में अगर आप बने रहना चाहते हैं तो उस सेक्टर्स के कुछ स्टॉक को पिक कर सकते हैं। हमने अपने पास्ट के कई पोर्टफोलियो में उन स्टॉक्स को भी शेयर किया है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। मैं आप कोशिश करूँगा कि रेगुलरली वीडियो आप बनाऊँ और आपके साथ बात करूँ। अगर कोई भी आपको क्वेरीज़ हैं किसी तरीके की मार्केट से, स्टॉक से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट करिए और मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके जेन्युइन क्वेरीज़ का जवाब दे सकूँ। दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम और मैं जल्दी ही मिलूँगा अगले वीडियो के साथ।